हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग संस्कृत में जो व्यंजन वर्ण होता है उसके कितने प्रकार है इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोग स्वर जो वर्ण है उनके जो प्रकार है इसके अंतर्गत उनको बांटा गया है वो जाने हैं। आज हम क्या जानेंगे व्यंजन के बारे में, व्यंजन किसे कहते हैं। साथ ही साथ ये हम जानेंगे कि जो हमारा माहेश्वर सूत्र है संस्कृत में, जिसके आधार पर संस्कृत वर्णमाला जो है बनाई गई है, उसके आधार पर व्यंजन के कितने प्रकार है। और क्या जानेंगे कि व्यंजन के जो प्रकार है संस्कृत वर्णमाला के अनुसार, मतलब कहीं कुछ छूट गया है तो फिर उसको जो है संस्कृत वर्णमाला में पूरा करने के लिए कुछ शब्द जो है अलग से लिए गए हैं व्यंजन वाले, उसको किस कैटेगरी में रखा जाता है ये सब हम जानेंगे। तो चलिए जानते हैं व्यंजन। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो अच है यानी स्वर, इसको क्या बोलते हैं, राजा। राजा क्यों बोलते हैं। और जो व्यंजन है हमारा हल, संस्कृत में इसको बोलते हैं हल। क्या बोलते हैं, हल। ये जो हल है संस्कृत में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, व्यंजन बोलते हैं। ये राजा है और ये क्या है, रानी है। जैसे राजा जो है स्वतंत्र होता है कोई भी कार्य करने के लिए, उसे किसी की आवश्यकता नहीं होती है, वैसे लेकिन जो ये रानी है इसको क्या स्वर की यानी राजा की सहायता चाहिए ही चाहिए। तो इसमें जो है आप लोगों को समझाने के लिए बता रही हूँ कि स्वर जो है स्वतंत्र होता है, उसको जो है किसी की सहायता नहीं चाहिए। लेकिन जो हमारा व्यंजन वर्ण है उसको जो है बोलने के लिए हमें स्वर वर्णों की जरूरत पड़ती है। अब जैसे हम क लिखते हैं तो ये क ऐसे लिखाएगा, विसर्ग लगा हुआ। क्यों, क्योंकि क को हम क्या बोलते हैं, अर्धमात्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्धमात्रिक। और जब इसमें क अ जोड़ते हैं तब जाके ये क्या बनता है, ये जो क है इसमें जब अ प्लस होगा तभी हमारा क्या बनेगा, क बनेगा। तो ये शुद्ध रूप क बोलने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ी, अ की। तो अ क्या है, यहाँ पे स्वर वर्ण है। तो अ जो है स्वर है, स्वतंत्र है। लेकिन व्यंजन जो वर्ण है, जितने भी व्यंजन वर्ण है वो हमारे स्वर वर्णों पे डिपेंड है। मतलब बिना स्वर वर्ण की सहायता से ये शुद्ध रूप से पूरे नहीं बोले जा सकते। इनको यदि कहीं लिखना भी आएगा, अब जैसे र लिखे तो हलंत लगाएंगे, ख लिखे तो हलंत लगाएंगे, ग लिखे तो हलंत लगाएंगे। तो ये तो इनका व्यंजन का शुद्ध रूप है। लेकिन इसी में भी यदि ई जुड़ जाए, चाहे उ का मात्रा जुड़ जाए, चाहे आ का मात्रा जुड़ जाए, तो ये हमारा जो विसर्ग है ये हट जाता है। ठीक है। तो यानी यहाँ पे ये शब्द बनाने के लिए हमें किसकी सहायता पड़ी, स्वर शब्दों की। यहाँ पे एक ही बना है तो ई क्या है, स्वर है। ये बू बना है तो यहाँ पे क्या है, उ का मात्रा क्या है, स्वर है। रा बना है तो आ क्या है, स्वर वर्ण है। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि व्यंजन वर्णों को बोलने के लिए हमें किसकी सहायता पड़ती है, स्वर वर्णों की। किसकी सहायता पड़ती है, स्वर वर्णों को। यानी स्वर वर्ण नहीं रहेंगे तो हम व्यंजन वर्णों को नहीं बोल सकते। इसीलिए मैंने आप लोगों को समझाने के लिए कहा था कि जो स्वर है वो राजा कहलाता है और व्यंजन जो है रानी कहलाते हैं। मतलब राजा के बिना आज्ञा के रानी एक कदम भी आगे नहीं रख सकती। उसी प्रकार जो हमारा व्यंजन है वो बिना स्वर के नहीं बोल सकते हैं। यदि इसमें व्यंजन वर्णों में जब स्वर जुड़ेगा तभी ये पूरा कहलाएगा। ये बात तो आप लोगों को क्लियर हो गई। अब हम जानते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं, अनवग भवती व्यंजनम। क्या बोलते हैं, अनवग भवती व्यंजनम। क्या बोलते हैं, व्यंजनम। अब यहाँ पे देखिए अ आया है, अ न यानी नहीं, वग यानी बोला जा सकता है, भवती होता है, व्यंजन व्यंजन। कहने इस वाक्य का कहने का मतलब यही है कि बिना अ की सहायता के, यानी अ क्या है, स्वर है, तो जितने भी हमारे व्यंजन वर्ण है उसमें हमारा अ जुड़ता है तभी वो पूरा पूरा जो है माना जाता है। तो अनवग भवती व्यंजनम, बिना अ की सहायता के व्यंजन वर्ण नहीं बोले जा सकते, या बिना स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते। तो व्यंजन किसे कहेंगे हम, व्यंजन जो है स्वतंत्र नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते। जिस प्रकार हमारा स्वर वर्ण स्वतंत्र होता है लेकिन व्यंजन वर्ण क्या है, स्वतंत्र नहीं होते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है इसमें कि जो हमारा व्यंजन वर्ण है वो किस पे आधारित है, स्वर वर्णों पे। सभी व्यंजन वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। किसकी सहायता से बोले जाते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि जो व्यंजन है वो जो है स्वतंत्र नहीं है, वो किसकी सहायता से बोला जाता है, स्वर जो वर्ण है उनकी सहायता से बोला जाता है। और जो अ है हमारा, ये हर जो है व्यंजन वर्ण में जरूर लगता है। अब जैसे हम बोलते हैं क, चाहे ह बोल दिए, चाहे हम बोल दिए च बोल दिए, ये और झ बोल दिए, चाहे त बोल दिए, तो ये ऐसे लिखाएगा तो क्या है, गलत माना जाएगा। इसमें लगेगा हलंत। ठीक है। यदि व्यंजन को शुद्ध रूप लिखना रहेगा तो व्यंजन को हलंत के साथ लिखेंगे। तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि संस्कृत में जो जितने भी व्यंजन वर्ण है उनको हलंत के साथ लिखा हुआ देखेंगे। अब हम अ को जो है कहीं हलंत लगता है, नहीं लगता है। आ में भी कहीं हलंत लगता है, नहीं लगता है। ऊ में लगता है, नहीं लगता है। री में लगता है, नहीं लगता है। री में लगता है, नहीं लगता। ये जो स्वर वर्ण है इसमें आपको कहीं भी जो है हलंत लगा हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, पूरे होते हैं। लेकिन ये जो व्यंजन वर्ण होते हैं अपने आप में पूरे नहीं होते हैं, इनको पूरा होने के लिए स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। और जिसमें जो ये अ है ये हर स्वर में आ उ ई, इनका तो जो प्रयोग है वाक्य को, जैसे आप कार लिखे तो आ का मात्रा आ गया। ठीक है। अब लिख दिए हम गाय तो भी मान लो आ का मात्रा हो गया। तो आ का मात्रा कहाँ पे प्रयोग है, जब हमें शब्द को बनाना है तब, यानी ई की मात्रा। अब जैसे नदी लिख दिए
तो नदी में या द में ई की मात्रा जुड़ गई, तो ई ऊ री री कहने का मतलब यही है कि इन वर्णों का जो प्रयोग है वाक्य को या शब्द को बनाने में तो प्रयोग होगा, लेकिन ये जो अ है हर किसी व्यंजन वर्ण में जुड़ा रहता है। कहीं भी हमको लिखना है तो जो ये अ है, जैसे अब हमारा क धन अ, ऐसे नहीं होगा, ये यहाँ पे हलंत रहेगा, क धन अ क्या, तभी जाके ये पूरा ऐसे क लिखाएगा। यानी ये जो अ है, अ स्वर वर्ण, ये जितने भी व्यंजन वर्ण है सब में हमेशा लगा रहेगा, तभी जाके उसको बोला जाएगा सही सही। तो इतनी बात आप लोग समझ में आ गई कि व्यंजन वर्ण क्या है। व्यंजन वर्ण जो है स्वतंत्र नहीं होते हैं, और इनको बोलने के लिए हमें किन वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, स्वर वर्णों की। और जैसे हमारा ये लिखा हुआ है, तो इसमें आप लोगों को हलंत दिख रहा होगा, तो ये क्या है, शुद्ध व्यंजन वर्ण। कौन सा व्यंजन वर्ण है, शुद्ध व्यंजन वर्ण। अब इसको हमें बोलना रहेगा, तो क्या लिखेंगे, क धन अ, तो हमारा क्या बनेगा, क। यदि इस हलंत वाले क को ऐसा क बनाना है तो हमें किस स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ेगी, अ वर्ण की, तब जाके ये पूरा स्वर वर्ण क, व्यंजन वर्ण क बनेगा। इसी प्रकार च है, तो च में भी जब अ जुड़ेगा तब हमारा जाके च बनेगा। ऐसे ही झ है, झ में भी क्या है, जब अ जुड़ेगा तब जाके हमारा शुद्ध व्यंजन वर्ण झ बनेगा। त है, तो त में भी जब अ जुड़ेगा तब जाके हमारा त बनेगा। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो व्यंजन वर्ण है वो स्वतंत्र नहीं होते, इन्हें स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है बोलने के लिए या अपना शुद्ध रूप देने के लिए। व्यंजन वर्णों को का जो शुद्ध व्यंजन वर्ण लिखना है तो उसके नीचे हमें हलंत जरूर लगाना पड़ेगा, और जब इसमें स्वर अ जुड़ जाएगा तभी जाके ये पूरा होता है। और ये क्या है, स्वर पे आधारित है। और संस्कृत में व्यंजन को क्या बोलते हैं, अनवग भवती व्यंजनम। ये बात क्लियर हो गई, यानी व्यंजन के बारे में आप लोग जान गए कि व्यंजन किसे कहते हैं, अनवग भवती व्यंजनम। ये हमारा क्या हो गया, व्यंजन वर्ण हो गया। यानी ये आधा होता है, और इसे पूरा करने के लिए स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। इन्हें जो है बिना स्वर वर्णों की सहायता के नहीं बोला जा सकता। अब जानते हैं कि व्यंजन के प्रकार माहेश्वर सूत्र के अनुसार। माहेश्वर सूत्र के अनुसार हमारा व्यंजन का जो प्रकार है 3 प्रकार होता है। यानी जो हमारा अ से ल तक वर्ण है, अ ई उ ऋ ऋ क ए ओ अंगा ए ओ च हय वर ट लड़ य म अंगाड़ा न म झ य घड़ ध थ ख प छ ट ख प छ च ट त व क प य श स स र ह ल। तो ये क्या है, हमारा जो संस्कृत वर्णमाला है अ से लेके ल तक, यहाँ पे लिखूंगी तो क्या है, जगह ज्यादा भी लगा, फिर आगे टॉपिक भी बताना है, तो मैं शॉर्टकट में लिख गई हूँ। जो हमारी संस्कृत वर्णमाला है माहेश्वर सूत्र के अनुसार अ से लेके ल तक, इसमें जो माहेश्वर सूत्र है, माहेश्वर सूत्र के अनुसार व्यंजन वर्ण के प्रकार लिख दे रहे हैं। व्यंजन के प्रकार कितने माने जाएंगे, 3। कितने हैं, 3 है। कौन कौन से हैं, पहला तो है स्पर्श, जो क से म तक हम हिंदी में पढ़ते हैं, क ख ग घ ङ च छ ज ञ ट ठ ड ढ त थ द ध न प फ ब भ म। ये क्या हमारा क से म कौन सा वर्ण है, स्पर्श। इसको उदित व्यंजन भी बोलते हैं और स्पर्शी व्यंजन भी बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं। तो क से म तक, किससे, क से म तक, इसको क्या बोलते हैं, स्पर्श, स्पर्श व्यंजन वर्ण। क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्ण क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन वर्णों को जब हम बोलते हैं तो हमारा जो नाक है, होठ है, गला है और जीभ है, दांत है, ये कहीं ना कहीं टच करता है। हमारा जो मुख है पूरा, जीभ, दांत, होठ और ये जो हमारा कंठ है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट करता है, स्पर्श करता है, इसीलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहा गया है। अगला है हमारा क्या, अंतस्थ। क्या बोलते हैं, अंतस्थ। इनको जो है हम लोग अर्ध स्वर वर्ण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतस्थ वर्ण। इसको क्या बोलते हैं हम, अर्ध स्वर वर्ण। अंतस्थ वर्णों को अर्ध स्वर वर्ण भी बोला जाता है। ये क्या आते हैं, यड़। यड़ जो हमारा प्रत्याहार है, य व र ल, यड़ जो हमारा 2 प्रत्याहारों में है, तो ये जो है, जो इसके अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो य व र ल 4 वर्ण आते हैं। अगला है हमारा तीसरा प्रकार, कौन सा है, ऊष्म। कौन सा है, ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण का जो प्रत्याहार है क्या बनता है, सल, सल प्रत्याहार। और सल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तीनों स आते हैं और ह आता है। तो ये जो वर्ण है इसको हम क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन। तो माहेश्वर सूत्र के अनुसार जब व्यंजन के प्रकार पूछा जाएगा तो हम कितना बताएंगे, 3 प्रकार। कितना, 3। 3 प्रकार कौन कौन से हैं, पहला है हमारा स्पर्श व्यंजन, और दूसरा है हमारा अंतस्थ वर्ण, तीसरा है हमारा ऊष्म वर्ण। कौन कौन से हैं, माहेश्वर सूत्र के अनुसार व्यंजन के प्रकार कितने हैं, 3 है। एक है पहला क से म, जिसको हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। दूसरा है अंतस्थ वर्ण, जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर वर्ण बोलते हैं, और साथ ही साथ अंतस्थ वर्ण बोलते हैं। और तीसरा है हमारा, इसको क्या बोलते हैं, ऊष्म वर्ण। तीसरा प्रकार कौन है व्यंजन का, ऊष्म वर्ण। इसको बोलते हैं सल प्रत्याहार। सल प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं वो हमारे किसमें चले जाते हैं, ऊष्म में। अब है हमारा ये जो क से म है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको जो है संस्कृत में तादेयो म शानम, म शानम स्पर्श, तादेयो म शानम स्पर्श। इसका मतलब क्या है,
आदि यानी क आदि म तक का क्या कहलाता है वर्ण? स्पर्श व्यंजन कहलाता है। तो माहेश्वर सूत्र के अनुसार जब भी पूछा जाएगा यहाँ पे अ वर्णमाला हटा दीजिए, ह लिख लीजिए। क्या? ह से ल तक जो हमारा है हल, जिसको संस्कृत में व्यंजन वर्ण को क्या बोलते हैं? हल बोलते हैं। हल क्यों बोलते हैं? कि ह से शुरू है और ल पे खत्म है वर्णमाला, तो हमारा क्या बन जाता है? हल वर्ण, हल व्यंजन वर्ण। हल किसमें आता है? व्यंजन वर्णों में आता है। ठीक है। अब है हमारा संस्कृत में व्यंजन किसे बोलते हैं? अन्वक भवति व्यंजनम, यानी जो अ के बिना या बिना स्वर के नहीं बोले जा सकते वो व्यंजन होते हैं। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते, वो स्वरों पे डिपेंड होते हैं। और माहेश्वर सूत्र के अनुसार जो व्यंजन के प्रकार है 3 है। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ है, तीसरा है ऊष्म वर्ण। क से म तक जो है हमारा स्पर्श व्यंजन में आता है। अंतस्थ में हमारा यट प्रत्याहार, य वर्ण ल, और ऊष्म वर्ण जो है इसको बोलते हैं सल। और इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? तीनों, स और हल। तो व्यंजन जो है माहेश्वर सूत्र के अनुसार कितने हो जाते हैं? 33। कितने हो जाते हैं? 33 वर्ण। जब भी हमारा प्रश्न पूछा जाए तो हमारा जो है संस्कृत में जो है कितने व्यंजन वर्ण है? 33 है। क से म तक 25 ये, ठीक है। क से म में कितने वर्ण आ जाते हैं? 25। फिर अंतस्थ 4 और 4 ऊष्म वर्ण, कितना हो गया? 25, 4 4 8, 8 5 13 और 2 1 3, 33 क्या हो गया? व्यंजन वर्ण हो गया। ये तो हमारा माहेश्वर सूत्र के अनुसार है प्रकार। किसके अनुसार है? माहेश्वर सूत्र के अनुसार। प्रश्न के अनुसार जो है उत्तर देना है। तो जब माहेश्वर सूत्र के अनुसार पूछे तब तो 3 बताना है, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। माहेश्वर सूत्र के अनुसार व्यंजन के कितने वर्ण है? 33 व्यंजन वर्ण है। कितने व्यंजन वर्ण है? 33। 25 जो है हमारा स्पर्श व्यंजन है, 4 हमारा अंतस्थ है और 4 जो है ऊष्म है। ये हमारा हो गया दूसरा पॉइंट क्लियर। व्यंजन क्या होता है? ये हो गया, ये हो गया। अब पढ़ना है हमारा कि व्यंजन के जो प्रकार है संस्कृत वर्णमाला में वो किस आधार पे और कौन सा है। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया है। व्यंजन वर्णों को संस्कृत में क्या बोलते हैं? हल बोलते हैं। हल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ह है, ह से शुरू होता है, उससे पहले हमारा क्या है? स्वर वर्ण है। क्या है? स्वर वर्ण है। इसलिए हम लोग संस्कृत में व्यंजन वर्णों को क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं? हल बोलते हैं। हल बोलते हैं, ठीक है। ये बात आप लोग समझ लीजिए। अब हमारा क्या है? व्यंजन का प्रकार। अब जैसे हमारा छत्री, छत्री क्या बोलते हैं? छत्री, श्रमिक, और क्या बोलते हैं हमारा? मतलब और क्या है? ज्ञानी। ये जो शब्द है छत्र और ज्ञानी, त्रिशूल, छत्र और ज्ञा, और ये भी क्या है? संयुक्त है। लेकिन इसको जो यहाँ पे गिना नहीं जाता है। किसको नहीं गिना जाता है? कौन कौन सा गिना जाता है हमारा? छत्र ज्ञा। आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे छत्र ज्ञा। तो ये जो शब्द है इसको बनाने के लिए, त्रिशूल बनाने के लिए, ज्ञानी बनाने के लिए, जो हम अभी माहेश्वर सूत्र के अनुसार पढ़े हैं व्यंजन वर्ण, उसमें कहीं ना कहीं ये वर्ण क्या है? छूट रहे थे। ठीक है ना। जैसे अब हम खाना बनाते हैं, सब्जी में जैसे नमक कम है, चाहे मिर्च कम है, तो हम अपनी जरूरत के अनुसार ले लेते हैं उसका स्वाद बनाने के लिए। तो उसी प्रकार संस्कृत वर्णमाला को पूरा करने के लिए हमें जो इन वर्णों की कमी महसूस हुई, तो इन वर्णों को भी ले लिया गया। तो अब क्या आ जाता है कि संस्कृत के वर्णमाला के अनुसार जो हमारा जो है प्रकार व्यंजन वर्ण के कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अब समझ में आया ना कि ये छत्र ज्ञा ये क्यों लिया गया है? क्योंकि संस्कृत में भी कितने सारे वर्ण हैं जो छ से बना है, त से बना है और ज्ञा से बना है। ठीक है। तो छत्र ज्ञा ये जो शब्द है इनकी आवश्यकता पड़ी है, तो इनकी जरूरत के अनुसार जो है इनको भी संस्कृत वर्णमाला में शामिल कर लिया गया है। तो संस्कृत वर्णमाला के अनुसार जो है हमारी व्यंजन वर्ण कितने हो जाते हैं? 4 प्रकार के हो जाते हैं। तो अब क्या जानेंगे हम लोग? संस्कृत में संस्कृत वर्णमाला के अनुसार व्यंजन के प्रकार। अभी तक हम क्या जाने थे? माहेश्वर सूत्र के अनुसार, जो पाणिनि जी ने माहेश्वर सूत्र दिया था उसके अनुसार तो 3 है, लेकिन उसमें छत्र ज्ञा का कहीं आता पता नहीं है। तो संस्कृत वर्णमाला को पूरा तो करना है। तो संस्कृत में जो बात के विद्वान आए या संस्कृत को अब आधा अधूरा तो मतलब लेंगे नहीं किसी चीज को, तो उसको पूरा करने के लिए जो हमारा छत्र ज्ञा शब्द है इसको भी शामिल कर लिया गया। तो 3 प्रकार तो हमें पता ही है। स्पर्श व्यंजन वर्ण, इसमें क्या है हमारा? क से म तक, क से म तक। और दूसरा क्या था हमारा? अंतस्थ वर्ण, जिसे हम क्या बोलते हैं? अर्धस्वर भी बोलते हैं। और ये किसके अंतर्गत आता है? यड प्रत्याहार के अंतर्गत। यड प्रत्याहार के अंतर्गत इसमें कौन कौन से वर्ण है? य व र ल। अब है हमारा ऊष्म वर्ण। कौन सा? ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण में हमारे कितने वर्ण थे? 4 थे। और इसका प्रत्याहार कौन सा है? सल प्रत्याहार है। ये प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैं बार बार रिवीजन करवाती रहती हूँ। सल प्रत्याहार। ऊष्म वर्णों को क्या बोला जाता है? सल प्रत्याहार बोला जाता है। सल क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो हमारा तीनों स है और ह है, इन सल वर्ण प्रत्याहार के अंतर्गत ये चारों शब्द आते हैं हमारे। अब इसको जो चौथा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? संयुक्त व्यंजन वर्ण। संयुक्त व्यंजन वर्ण क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो हमारा छत्र ज्ञा है 2 वर्णों से मिलकर बना है, तो इसलिए इसको संयुक्त, संयुक्त मीन्स जुड़ा हुआ, यानी अकेले नहीं है। इसमें 2 व्यंजन वर्णों की जरूरत
पड़ती है। तो संयुक्त व्यंजन वर्ण हो गया। इसमें कौन कौन सा आएगा हमारा? छत्र ज्ञा। छत्र ज्ञा में जो है हमारा छ किससे बनता है? प धन स धन अ किससे बनता है? क धन मूर्धन्य श और अ। अब यहाँ पे जो व्यंजन वर्ण लिखा हुआ आपको दिख रहा है, तो इसमें जो है विसर्ग अरे हलंत लगा हुआ है और ये अ जो स्वर वर्ण है इसमें नहीं लगा है। अब इससे आप लोग खुद समझ जाइए कि ये जो है पूरा अपने आप में नहीं है, इसको स्वर पूरा होने के लिए स्वर वर्णों की सहायता पड़ रही है। अब है हमारा त्र। त्र किससे बना है? त्र धन र धन अ बराबर, यहाँ त्र लिखाएगा। त्र किससे बना है? त धन र धन अ बराबर त्र। अब ज्ञा क्या किससे बना है? जो हमारा इया है और ज है धन अ, इससे हमारा क्या बना है? ज्ञा। तो हमारा जो ज्ञा है ये किससे बना है? उल्टा लिख दी हूँ, ज धन इया धन अ बराबर ज्ञा। तो ये तीनों जो छत्र ज्ञा है, देखिए इसमें दो जो है हमारे व्यंजन वर्ण जुड़े हैं। जैसे क्षत्रिय बनाने के लिए हमारा क और जो हमारा मूर्धन्य श है, उन दोनों के मिलने पे ही हमारा क्षत्रिय का जो छ है वो बना है। इसी प्रकार जो त है और जो र है, ये क्या है? दो व्यंजन वर्ण है। तो दो व्यंजन वर्णों की सहायता से बनने के कारण ही इसे क्या बोला गया है? संयुक्त वर्ण। अब इया जो है ज और इया से मिलकर बना है और अ मतलब इसलिए जोड़ दिया गया कि ये पूरा जो है वर्ण समझ में आए। नहीं अ रहेगा तो भी आपका सही है, यदि अ के साथ दिया है तो भी सही है। तो जब अ के साथ नहीं रहेगा तो ये यहाँ पे जो है हमारा हलंत वाला वर्ण हट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अ के साथ गिना हुआ लिखा हुआ है इसलिए। तो संयुक्त व्यंजन हो गया। अब कितने प्रकार हो गए संस्कृत वर्णमाला के अनुसार? तो संस्कृत वर्णमाला के अनुसार जो है हमारा व्यंजन वर्ण जो है 4 प्रकार का हो गया। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो माहेश्वर सूत्र के अनुसार पूछेगा तब तो 3 बताएंगे, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म वर्ण। लेकिन ये जो संयुक्त व्यंजन वर्ण है, पाणिनि जी की जो वर्णमाला है माहेश्वर सूत्र, उसमें हमें कहीं भी नहीं देखने को मिलता है। छत्र ज्ञा इसका ऊष्म वर्ण देखने को मिलता है सल में, अंतस्थ वर्ण देखने को मिलता है यड़ प्रत्याहार में, स्पर्श व्यंजन भी हमें मिलता है क से म इसको इसमें देखने को। अब क से म में क्या हमारा कौन कौन से वर्ण आ गया? क ख ग घ अंगा। ये क्या हो गया हमारा? कवर्ग। इसको क्या बोलते हैं? कवर्ग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कवर्ग। क्यों बोलते हैं? कि क ले लिए। अब जैसे हमारा परिवार है, मम्मी है, पापा है, उसमें 2-3 बच्चे हैं, तो अभी किसी बाहरी को बताना रहता है तो कहते हैं किसके घर के? तो कहते हैं फलाने के घर के, या उनका नाम लेके बताते। तो उसमें मेन एक आदमी का नाम लिया जाता है ना, चाहे उसके पापा हो, चाहे दादा हो, चाहे मम्मी, जो मतलब उस फैमिली का जो है मेन मेंबर होता है, उसी का नाम लेके उसके पूरे घर के बारे में बता दिया जाता है कि हाँ ये उनके घर के हैं। किसी का बच्चा खो गया तो बोलते हैं कि इनके पिता का नाम ये है, ये बच्चा जो है उनके घर का है। तो इसी प्रकार ये जो क है सबसे पहले है, यानी अपने घर का क्या है? मेट है, ये समझ लीजिए। तो इसलिए इन्हीं के आधार पे इनके घर में जितने लोग हैं, क ख ग घ अंगा, पांचों लोगों को यदि बताना है तो हम कवर्ग शॉर्टकट में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्टकट में कवर्ग बोल देंगे, यानी इसमें 5 वर्ण आ गए, क ख ग घ अंगा। इसी प्रकार च छ ज झ इया, इसको क्या बोल देते हैं? चवर्ग। क्या बोल देते हैं? चवर्ग। चवर्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि च जो है पहले आते हैं, मेन है, इसलिए चवर्ग बोल दिया जाता है। फिर आता है हमारा ट ठ ड ढ ण, इसको बोल देते हैं टवर्ग, ये टवर्ग के घर के हैं। फिर क्या जाता है हमारा? त थ द ध न, इसको क्या बोल देते हैं हम? टवर्ग। क्या बोलते हैं? टवर्ग। अगला है हमारा प फ ब भ म, ये भी हमारा क्या बोला जाता है? कवर्ग। क्या बोला जाता है? कवर्ग। क्यों? क्योंकि प जो है पहला वर्ण है, इसलिए इसको कवर्ग बोल दिया जाता है। पहले वर्ण के हिसाब से ही सबका नामकरण हो गया है। कवर्ग में प पहले है, इसलिए इसको कवर्ग बोल देते हैं, यानी क के अंतर्गत 5 वर्ण जो है वो गिना गया। चवर्ग बोले शॉर्टकट में बोले, यानी च छ ज झ इया, इन 5 वर्णों को चवर्ग बोलते ही पूरा बता दिए। टवर्ग तब बोल दिए। तो टवर्ग कहने का मतलब कि जितना भी ट ठ ड ढ है वो सब टवर्ग में चला गया। टवर्ग का मतलब कि जो त थ द ध न 5 है परिवार, इनको जो है टवर्ग नाम दे दिया। पवर्ग में क्या हो गया? प फ ब भ म, पवर्ग बोले तो यानी इन 5 वर्णों के बारे में बता दिया। तो ये हमारे जो स्पर्श व्यंजन है इसको और क्या बोलते हैं? स्पर्शी व्यंजन भी बोलते हैं। साथ ही साथ क्या बोलते हैं? उदित वर्ण। कौन सा वर्ण? उदित। तो संस्कृत वर्णमाला के अनुसार व्यंजन के कितने प्रकार हो गए? 4 प्रकार हो गए। कौन कौन से ये 4? स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण और संयुक्त व्यंजन वर्ण। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि संस्कृत में प्रश्न बनता है कि संस्कृत में व्यंजन वर्ण किसे बोलते हैं? हल को बोलते हैं। संस्कृत वर्णमाला में पाणिनि के अनुसार जो है हमारा कितना है व्यंजन का प्रकार? 3 है, स्पर्शी, ऊष्म और कौन सा? अंतस्थ। और हमारा संस्कृत वर्णमाला के अनुसार व्यंजन के प्रकार पूछेंगे तो कितना बताएंगे? 4 बताएंगे, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और क्या? ऊष्म वर्ण और संयुक्त व्यंजन वर्ण। कौन सा? संयुक्त व्यंजन वर्ण। ये जो हमारा संयुक्त व्यंजन वर्ण है बस यही बड़ा है, और ये तीनों का माहेश्वर सूत्र के अनुसार भी है। ये माहेश्वर सूत्र में क्यों नहीं है? क्योंकि छत्र ज्ञान जो है, जो हमारी वर्णमाला है आयुध लिख, इसमें कहीं भी छत्र ज्ञान नहीं आया है। लेकिन छत्र ज्ञान को जो उसकी जरूरत के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में लिया गया, और संस्कृत वर्णमाला को पूरा करने के लिए संयुक्त व्यंजन वर्णों को लेना ही पड़ा, इसीलिए इसको चौथा प्रकार में जोड़ दिया गया।
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि संस्कृत में जो व्यंजन के प्रकार है वो किस प्रकार है। तो अगली वीडियो जो है हमारी संस्कृत में जो व्यंजन के प्रकार है ये तो है, लेकिन इसमें हमारे जो है संस्कृत में अयोगवाद जो है वर्ण है वो आता है। व्यंजन में भी उन्हें गिना जाता है, उसमें स्वर में भी गिना जाता है। तो जो हमारा अनुस्वार है और अयोगवाद वर्ण है उसके बारे में अगली वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है जरूर बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि जो मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और आप लोगों का कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब यही हमारा जो है मोटिवेशन का काम करता है। तो प्लीज जो है आप लोग यदि सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं बहुत ही खुशी होगी कि आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिल रहा है और मैं आगे बढ़ी हूँ। और मेरे लिए जो है एक सपोर्ट आप लोग और करिएगा कि जितने भी बच्चे हैं 6 क्लास से ऊपर के हैं, संस्कृत लिए हैं, और मैं व्याकरण विधि के अनुसार पढ़ा रही हूँ अभी एनसीईआरटी जो संस्कृत है वो हमारा केवीएस में भी पूछा जाता है, टेट में भी पूछा जाता है, सीटेट में भी पूछा जाता है। यूं कह लीजिए यहाँ तक कि यूपीएससी में भी एनसीईआरटी संस्कृत से पूछा ही पूछा जाता है। तो किसी भी लेवल के हैं और संस्कृत पढ़ रहे हैं बच्चे तो उन तक जो है ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा और उनको इस चैनल के बारे में भी बताइए ताकि उनको भी सरल से सरल जो है संस्कृत समझ में आ सके। मेरा तो प्रयास पूरा है कि मैं संस्कृत को बिल्कुल सरल लेवल में बता दूं ताकि किसी को भी बच्चे को संस्कृत कठिन ना लगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।